आप सभी को पता है कि मैंने एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किया है फ्री में, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। और जो ये पूरा पढ़ लेता है हमसे, वो साइंस में 25 में 25 ग्रुप डी में जरूर लाएगा। या जो भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, उससे जो है प्रश्न आपका साइंस का बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, अगर वो पूरा क्लास हमारा देखते हैं, पूरा साथ हमसे जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। तो आज इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा है क्लास नंबर 4। ठीक है ना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक क्लास से रिलेशन है। इसलिए कृपया करके आप इसको प्लेलिस्ट में जाके साथियों आप क्या करें, क्लास नंबर 1 से देखें, 2, 3, फिर जाके आप 4 देखें, तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है ना। हम पूरा पढ़ा रहे हैं। और बात रहे इस क्लास की पीडीएफ की, तो पीडीएफ में साथियों आपको टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका नाम है साइंस बाय राजकुमार। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके, और कुछ मैंने अपने हाथों से भी लिखा है, तो वो चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना, क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उम्मीद है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे आते, तो हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी साथी हैं। साइंस के लिए बिल्कुल दिक्कत आपको हम नहीं होने देंगे, बार बार बोलता हूँ इस बात को मैं। और लाइक सब अपना जो है कर दीजिएगा, और टेलीग्राम जो ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं ये एनसीईआरटी में। तो कहाँ तक हो गया था क्लास नंबर 3 में, शायद जो है यहाँ हम कोशिका झिल्ली पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। ठीक है ना। और यहाँ से शायद होगा क्रियाकलाप 5.3 से एक्टिविटी भी हम कराते हैं जल्दी, ये सब आपको कोई नहीं कराएगा, है ना। ये सब भी हम कराते हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई, संपरासरण, किसमें कोशिका फूलेगा, किसमें पचकेगा, किसमें कुछ नहीं होगा, तो वही चीज़ें है। एक बार मैं इसको फटाफट पढ़ देता हूँ। चीज़ें वही है, कोई अलग ये नहीं है, क्रियाकलाप है। ठीक है ना। तो यहाँ का अब ये परासरण तो समझ चुके हैं। परासरण क्या है? परासरण है अधिक सांद्र, अगर पानी का परासरण मतलब क्या है, पानी का जो है यानी विलायक, पानी जो आपका क्या है अधिक, जहाँ पर ज़्यादा पानी है वो जाएगा कम पानी, जहाँ पर ज़्यादा पानी वो जाएगा कम पानी की तरफ जाएगा, है ना। पानी की गति यानी कि पानी मतलब क्या, विलायक की गति, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दो समझ चुके हैं, तो उनको जो क्लास देखे तो उनको पता चल गया होगा। तो अंडे से परासरण हम करा के देखते हैं क्या होता है। सेम इसमें भी होगा परासरण, आपको मालूम है। पढ़ते जरा इसको फटाफट। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। फटाफट मैं इसको आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, पहले ही बता दिया है। अंडे को साथियों, जैसे मान एक बर्तन लिए, ये बर्तन लिए, इसमें क्या है, हम एसिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एसिड। और वो एसिड कौन सा है? HCl है। कौन सा है? HCl, तनु HCl। क्या है? तनु HCl का मतलब पता है क्या हुआ? तनु HCl का मतलब साथी हुआ कि HCl मतलब तो अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है। HCl का मात्रा कम है, पानी का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए तनु बोल रहे। तनु का मतलब है होता है पानी का मात्रा ज़्यादा, समझ गए ना। तो हम कैसा एसिड लिए हैं? तनु HCl लिए हैं। अब इस एसिड में क्या कर रहे हैं, इस अंडे को गिरा दीजिए। एक अंडे को, मान चलिए हम ये ब्लू कलर का ये अंडा हम क्या किया, इसमें गिरा दिया। तो अंडे को जब गिरा दीजिएगा, तो इसके ऊपर जो कवच रहता है, इसके ऊपर कवच रहता है कि नहीं? अरे वही छिलका रहता है, वो छिलका क्या होगा? अलग हो जाएगा। छिलका क्या होगा? इसका अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ पर साथियों अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ। अब अभिक्रिया तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, हालांकि मैंने इसका एक क्लास दिया है ना, लेकिन कोई नहीं, अभी बेसिक से पढ़ाएंगे, तो अभी खाली नाम सुनिए। हालांकि मैंने रिएक्शन अगर देखना चाहते हैं कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो आप हमारा क्लास 1 देख सकते हैं। क्लास 10th में हमने 10th का जो एनसीईआरटी उसको हमने पढ़ाया है। ठीक है ना। लगभग 7,500 स्टूडेंट ने वो देखा है। तो जैसे ही HCl में अंडे को डालते हैं, तो इसका कवच बाहर का अलग हो जाता है। क्यों? रिएक्शन हुआ साथियों। इसका जो बाहरी कवच जो होता है ना, छिलका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये सब अगर आप, मैं बोल रहा हूँ अभी आप सुनिए, इसका मैं PDF आपको दे ही दूंगा, उसमें लिखा रहेगा सब। ठीक है। लेकिन समझिएगा तभी आपको PDF लेने से फ़ायदा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका बाहरी जो कैल्शियम कार्बोनेट का छिलका था, वो छिलका क्या होगा? अलग हो जाएगा। क्यों? रिएक्शन हुआ। अब जब छिलका उसका अलग हो जाएगा, तो देखिए यहाँ वही बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली जब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। अब साथियों जो छिलका हट गया अंडा का, अब सिंपल अंडा बचा। अब उस अंडा को क्या करो साथियों, अंडे को क्या करो, अब जल में रखो। अंडे को क्या करो, देखो अंडे को शुद्ध जल में रखो। अंडे को शुद्ध जल में रखो, तो 5 मिनट के बाद देखिएगा कि अंडा साथियों क्या होता है? फूल जाता है। क्यों फूल गया? क्योंकि साथियों अब उसको जल में रख दिए। किस में रख दिए हैं? अभी अंडा इस पर, इसके ऊपर छिलका हट चुका है, इसको किस में रख दिया है? जल में रख दिया।
तो यहाँ पर क्या होगा, परासरण का क्रिया। तो अंडे के अंदर जो पानी है, अंडे के अंदर पानी है कि नहीं, बिल्कुल है सर, लिक्विड होता है कि नहीं। तो अंडे के अंदर जो पानी है और इस पानी में जो रखे हैं, किसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बोलेगा सर जो बर्तन लिए है ना, इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है और अंडे के अंदर पानी का मात्रा कम है। तो सिंपल सी बात है, परासरण का मतलब ये होता है ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर गति करना। तो बर्तन में ज़्यादा पानी है तो ये पानी सारा चला जाएगा अंडे के अंदर, तो अंडे के अंदर चला जाएगा तो अंडा कोशिका क्या होगा, फूल जाएगा। सिंपल बात है, यही चीज़ ये पहले हम आपको बता दिए। अभी दूसरा बोल रहा है, यदि एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित बिल में रखो। यदि एक कवच रहित अंडा, फिर से वही मतलब वही बात, उसमें भी कवच नहीं था, इसमें भी कवच नहीं था। कवच रहित का मतलब क्या होगा कि कवच नहीं है, उसका अंदर ऊपर का छिलका जो वो नहीं है। अंडा नमक के सांद्रित बिल में रखो। अब नमक में कह रखने, मान चलिए अब जो हमारा बर्तन है ये क्या है, इसमें पानी है और पानी में नमक मिला दिया। अब जो हमारा बर्तन है उसमें क्या है, पानी है साथ में नमक है, तो ये नमक और पानी का घोल बना दिया है। अब नमक पानी के घोल में उस छिलके हटे हुए अंडे को रखेंगे, तो इसमें क्या होगा साथियों, अंडा पचक जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो साथियों हो गया आपका नमक पानी का घोल लिए वो सांद्रित लिए, यहाँ देखिए वर्ड यूज किया गया सांद्रित, कहाँ गया, सांद्रित। सांद्रित का मतलब क्या हो गया, सांद्रित का मतलब हो गया पानी की मात्रा कम, यानी कि विलायक की मात्रा कम है। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है कि बाहरी जो विलयन है, बाहरी विलयन जो बर्तन में लिए हम उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो गई, जबकि अंडे के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो क्या होगा, अंडे के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा और बाहर कम, तो ज़्यादा से कम की ओर, तो अंडा से पानी निकल के बाहरी विलयन में चला जाएगा, तो अंडा पचक जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, मैं इस सब पहले मैंने आपको बताया है। ये कारण भी दिया है, यहाँ पर कारण भी दिया है, 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो, अंडा सिकुड़ जाता है। मैं बोल ही दिया, क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का जल क्या है, अधिक सांद्रित है। क्या है, अधिक सांद्रित। बात क्लियर हुआ। चलिए, तो अब एक और बोल रहा है, इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। तो यानी कि सूखी किशमिश, किशमिश बोला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और खुबानी, खुबानी एक प्रकार का फल होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चीज़ें वही है, बस ये 3-4 बार बोल रहे तो इसको छोड़ दो ना, क्योंकि मैंने आपको ये करा दिया, तो एक ही चीज़ बार बार करने से टाइम बर्बाद होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं साथियों, कह रहा है एक कोश के अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण। इस पॉइंट को आप, ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको हम हाईलाइट करके आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है ना, तो अभी आपको थोड़ा सा इनको समझा देते हैं अच्छे से। क्या क्या बोला, देखिए एक कोश का मतलब जिसके पास एक ही कोशिका हो। अलवणीय, अलवणीय का मतलब क्या होगा, देखिए अ जो होता है ना, अ का मतलब नहीं होता है, लवणीय का मतलब लवण, यानी कि लवण नहीं है, साल्ट वाटर नहीं। जैसे कि समुद्र का पानी आपका क्या होता है, साल्ट वाटर होता है, लवणीय जल होता है, वो पानी पियेंगे हम नहीं पियेंगे। हम लोग क्या पीते हैं, मृदु जल पीते हैं, अच्छा जल जो होता है, मीठा जल, वो पीते हैं ना। तो अलवणीय का मतलब हो गया मृदु जल, है ना, अच्छा जल हो गया, साफ सुथरा। एक कोश के अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही जल का ग्रहण करता है। तो ध्यान रखिएगा, पौधा क्या करता है, पौधा भोजन बनाने के लिए उसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पानी जो ग्रहण करता है, पानी पौधा कहाँ से ग्रहण करेगा, तो बोलेगा जड़ से। पौधा पानी कहाँ से ग्रहण करेगा, जड़ से। तो मान लीजिए आपका पौधा, ये मान लीजिए पौधा हम बना दिए, पौधा हम बना दिए, तो ये पौधा का जड़ है, तो पौधा जो पानी ग्रहण करेगा कहाँ से, ये जड़ में इसका पानी रहता है, तो ये जड़ से पानी ग्रहण करेगा पत्ता तक। तो पौधा जो जड़ से पानी ग्रहण करता है अपने पत्ते तक, तने तक, जहाँ भी ये लेता है वो परासरण विधि द्वारा लेता है। क्योंकि जड़ में क्या है, जड़ में पानी की मात्रा ज़्यादा है और पौधा के अंदर अंगों में पानी की मात्रा कम है, तो परासरण विधि द्वारा ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर गति होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस सबको हाईलाइट करके हम भेजेंगे। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण, जल तथा गैसों का आदान प्रदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। अब देखिए विसरण भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसको अब यहाँ हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना, पहले हम बता दिए हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण, जल तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। यानी कि विसरण जो है, गैसों का तो आदान प्रदान होता ही है, गैसों का आदान प्रदान मैंने आपको बताया था ना, कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है विसरण क्रिया द्वारा, वो तो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि वो दोनों गैस है। और यहाँ कह रहा है कि पोषण ग्रहण करने में भी मदद करता है। अब कैसे, जैसे साथियों हमारा अमीबा जो होता है ना, अमीबा हमारा एक कोष का जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोष का जीव होता है। तो अमीबा क्या करता है, थोड़ा सा मैं इनको बताना चाहूँगा, इधर देखते हैं ना। अमीबा साथियों क्या होता है, अमीबा का चित्र आप किसी तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि अमीबा का आकृति फिक्स नहीं होता है। साथियों अमीबा का ये जो देख रहे हैं, ये जो आकार देख रहे हैं,
ये जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं कूटपाथ। क्या बोलते हैं? कूटपाथ। मान चलिए यहाँ पर भोजन है ना, अमीबा के साथ जीव होता है एक कोश के। अमीबा क्या करता है कि यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ाकर, ये जो कूटपाथ इसको आगे बढ़ाकर इस भोजन को अंदर ले लेता है खाद्य रिक्तका में। कहाँ ले लेता है? खाद्य रिक्तका में। इस कण को यहाँ अंदर ले लेता है खाद्य रिक्तका में, और यहीं पर इसका क्या होता है? पाचन अवशोषण। तो यह जो प्रक्रिया साथियों कहलाती है ना, जो भोजन अंदर लिया इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ भी साथियों विसरण का काम हुआ। क्या इसका काम हुआ? विसरण का कार्य हुआ। इसलिए बोलता है कि जो है कुछ एक कोष के जीव क्या करते हैं? विसरण की सहायता से पोषण भी करते हैं, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसका एक बार और पढ़ देते हैं। कोशिका से यहाँ पर का इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से, अभी अमीबा क्या किया? बाहर से ही लिया ना, तो बाहरी पर्यावरण से हो गया, पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि मान चलिए कोशिका से कोई चीज़ बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, तो इसमें क्या होती है? ऊर्जा चाहिए। भाई कोई भी काम कर रहा है तो उसको ऊर्जा दोगे तभी तो काम करेगा ना, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं करेगा। जैसे हम अभी बोल पा रहे हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा है, अगर मान चलिए हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम आपके पास बोल ही नहीं पाएंगे, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, क्योंकि ऊर्जा हमारा शरीर में ऊर्जा की कमी हो चुकी है। तो ऊर्जा के रहने से ही कोई भी शरीर का अंग जो है कोशिका अच्छे से कार्य करेगा। समझ गए? चलिए और देखते हैं। और ये क्या बोल रहा है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पहले ही हमने आपको ये बता दिया। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड का मतलब साथ ही होता है वसा, फैट। समझ गए ना? चलिए सब हाईलाइट करके आपको हम भेजेंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद है यहाँ तक आप क्लियर अच्छे से हो गया। देखिए और भी पढ़ देते हैं। यहाँ पर हम प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया था ना कि एम रस्का ने खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत ज़्यादा पावरफुल सूक्ष्मदर्शी है, उससे कोशिका के अंगों को बहुत अच्छे से जूम करके देखा जा सकता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा करता है। तो जो मैंने आपको ये सारा चीज़ मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ क्रियाकलाप 5.5 क्या कर रहा है? विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। तो मैंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बता दिया कि ये क्या होता है? बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। जब से इनका आविष्कार हुआ तो कोशिका के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। समझ गए ना? बाकी ये बोर्ड के बच्चों के लिए हमें इससे मतलब कुछ है नहीं, जो चीज़ें हमारे थी वो हो गया, ठीक है? चलिए अब कोशिका भित्ति देखते हैं, है ना? कोशिका भित्ति मैंने कुछ लिखा इसके बारे में, तो इसको एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है ना? कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। इसको हमने अलग से कॉपी में लिखा है। मैं बोला हूँ ना PDF आपको दे दूंगा, लेकिन जब तक ये आप समझेंगे नहीं तो PDF लेने से कोई फायदा उसका है नहीं। समझ गए ना? चलिए तो समझ लीजिए, उसके बाद PDF में आपको दे दूंगा। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। अब ये क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या होता है? कोशिका भित्ति भी होता है। पादप कोशिका की बात हो रहा है, जंतु कोशिका का नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कोशिका भित्ति जो है वो केवल साथियों पादप यानी कि पौधों की कोशिका में पाया जाएगा। जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इस बात को एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? तो अब थोड़ा इसको हम जो अच्छे से इधर थोड़ा डायग्राम बना साथियों हम क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? ये हम बना दिए कोशिका। मान चलिए ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा दूसरा करते हैं। मान चलिए हमारा क्या है? कोशिका। ये क्या साथियों? कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या होगा? तो बोलिएगा केंद्रक होगा। कोशिका के अंदर क्या होगा साथियों? केंद्रक होगा। अब मैंने बोला था जब मैं आपको कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा था कि कोशिका के चारों ओर साथियों क्या होता है? बोलिएगा सर इसको सुरक्षा देने के लिए कोशिका झिल्ली होता है। इस तरह से क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। ये यहाँ तक सीमित केवल जंतु कोशिका में है। मतलब ये जो चीज़ें हैं जो मैं ये बना रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने अभी तक बनाई है, ये जंतु कोशिका और पादप यानी कि जानवरों कोशिका हमारे कोशिका में और पौधों कोशिका दोनों में कॉमन होता है। दोनों में होता है, इतना चीज़ दोनों में होगा। ये कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया और इसके चारों ओर ये झिल्ली हो गया, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होगा। लेकिन अगर हम साथियों एक स्टेप और जाएँ, चलो ये जंतु कोशिका मान, ये क्या मान लो? जंतु कोशिका।
ये मान लो, एक मिनट थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे ना। इंग्लिश में लिख देते हैं AC, एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। ये जो डायग्राम हमने बनाया ये क्या है, जंतु कोशिका का। अब इसी तरह एक और डायग्राम बनाते हैं। इसी तरह क्या करते हैं, एक और डायग्राम हम बनाने का प्रयास करते हैं। इधर बना लिए एक और डायग्राम, इधर एक और डायग्राम हम बना लिए, ठीक है ना। इसमें भी बीच में हम क्या करते हैं, लाल से चलो केंद्रक दे देते हैं। क्या करते हैं, केंद्रक देते हैं, ठीक है ना। केंद्रक तो होगा, चाहे जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, केंद्रक तो होगा। अब इसके ऊपर भी क्या होगा, तो बोलेगा कि इसके ऊपर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी कोशिका झिल्ली होगा। क्योंकि कोशिका है तो उसको सुरक्षा देने के लिए, लचीलापन प्रदान करने के लिए कोशिका झिल्ली होता है या प्लाज्मा झिल्ली होता है, दोनों एक ही बात है। अब देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये भी आपका जंतु झिल्ली में होगा, जंतु कोशिका में होगा, और ये भी आपका पादप कोशिका में होगा। अब यहाँ पर एक स्टेप चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि अब पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और झिल्ली होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और झिल्ली होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा कुछ सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। बात क्लियर हुआ। यहाँ देखिए ये आपका कोशिका हो गया, और कोशिका को बाहर से सुरक्षा देने के लिए कोशिका झिल्ली है। शुरू में पढ़ाया था ना कि ये कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जो कि चयन करता है ना। और अब लेकिन कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ नहीं होगा, कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ यहाँ पर नहीं होगा, किसमें, जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होगा, इसके अलावा एक और होता है झिल्ली, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। समझ आया आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है ना। कहाँ गया, एक मिनट, यही था ना, हाँ यही है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोल ही दिया। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज साथियों क्या है, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है। 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमें डेली जीवन में लेना पड़ता है स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, सब चीज़ हमें लेना पड़ता है साथियों, ठीक है ना। तो अगर तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या एक प्रकार का पोषक तत्व है। और सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, जटिल रूप है, बड़ा रूप है, ठीक ना। और सेलुलोज हम लोग नहीं पचा सकते हैं, सेलुलोज हम लोग नहीं पचा सकते हैं, ठीक है साथियों। केवल ये जानवर जो होते हैं जैसे कि बकरी हो गया, ये सब पचा लेते हैं। जैसे वो हम लोग घास खाएंगे तो पचा पाएंगे क्या, घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। लेकिन बकरी सब देखते हैं पचा लेता है, तो बकरी सब में सेलुलोज पचाने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है पौधों का, वो सेलुलोज का ही बना होता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति। अब जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जा रही है, उसमें तो कोशिका झिल्ली ही सुरक्षा करेगी जंतु कोशिका की। लेकिन पादप कोशिका में एक स्पेशल नाम का अंग पाया जा रहा है, परत पाया जा रहा है, झिल्ली पाया जा रहा है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहेंगे। भित्ति मतलब परत, भित्ति मतलब परत, लेयर, समझ गए ना, दीवार टाइप का लेयर। तो कोशिका भित्ति काम क्या है, ये काम करता है संरचनात्मक दृढ़ता। संरचनात्मक मतलब क्या, एकदम फिक्स आकार दिए रहता है। जंतु को, पादप कोशिका को फिक्स आकार दिया रहता है, एकदम हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि पचक जाए, सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं। तो एकदम फिक्स आकार देता है उसको। संरचनात्मक मतलब संरचना देना है, स्ट्रक्चर देना। और दृढ़ता मतलब हो गया ताकत प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, क्षमता प्रदान करना। किसको, पादप कोशिका को। कौन, कोशिका भित्ति। क्लियर है, आगे बढ़े। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। समझ के बात को, क्या कहना चाह रहा है ये, इसको देखते हैं हम। यानी साथियों कह रहा है, अच्छा परासरण अब क्या है बोतल में, परासरण तो कितना बार बता चुके हैं। परासरण में क्या होगा, किसी एक में जल का हानि होगा। तो मान चलिए परासरण में अगर पौधों की कोशिका में हानि होती है, तो पौधों की कोशिका में हानि मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी चीज़ था, जीव द्रव था, कोशिका द्रव था, सब एकदम खत्म हो गया, तभी पानी का हानि हुआ। तभी नहीं बोल रहे हैं, अरे भाई कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है और जीव द्रव होता है, मतलब जीव द्रव समझिए। तो जीव द्रव अगर पूरा निकल गया, पानी के रूप में निकल गया, लिक्विड के रूप में निकल गया, तो क्या बोलेंगे, एकदम पचक जाएगा ना। ये पचकेगा कि नहीं पचकेगा, बिल्कुल पचक जाएगा। तो अगर पचक जाएगा तो इस घटना को बोलेंगे जीव द्रव संकुचन। क्या बोलेंगे, जीव द्रव संकुचन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कह रहा है पदार्थ, हाँ वो आगे देखते हैं, ठीक है ना, इधर आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखने के लिए क्या कर रहा है, क्रियाकलाप हमसे करवा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करवा रहा है। क्या करवा रहा है, एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या कर रहा है। रियो की पत्ती, रियो एक पौधा होता है ना,
रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में, मान चलिए कि रियो की पत्ती है, ये रियो मतलब रियो एक पौधा है, रियो क्या साथियों एक पौधा है, ठीक है ना। रियो पौधा है, इसके पत्ती को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे साथियों, गर्म करेंगे, सॉरी गर्म नहीं, अभी गर्म करना नहीं बोल रहा है ये, पहले क्या बोला, पहले ये बोल रहा है, एक मिनट। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रख, अच्छा इसको पानी में कहाँ रखना है, मान लीजिए इसको हम पानी में इस तरह से रख दिए, इसको पानी में, एक मिनट रुकिए, पत्ता को हम हरा बना देते हैं, पत्ता क्या करते हैं तरह से हरा बनाते हैं, क्योंकि रियो की पत्ती हरी ही होती है, थोड़ा सा अलग कलर भी होता है रियो की पत्ती में, इसको हम थोड़ा हरा ही कर देते हैं ना। मान चलिए हमारा रियो का पत्ता, अरे भाई रुक जा, ये रियो का पत्ता ले लिए, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इसको पानी में रखिए, तो पानी में इसको हम पानी का कलर देते हैं, चलो ये पानी का कलर देते हैं, इसको पानी में रख दिया। अब क्या कर रहा है कि इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, अब जो हाई पावर है हमारा माइक्रोस्कोप, उसको देखिए, ये जो पत्ता है ना, इसको देखिए आप माइक्रोस्कोप में। तो साथियों जब इसको देखिएगा ना माइक्रोस्कोप में, तो इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, एक हरा कलर दिखाई देगा, हरा कलर दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्लोरोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब रियो की पत्ती को हम पानी में डाल के उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो उसमें एक हरा कलर दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, साथियों, क्लोरोफिल कहते हैं। एकदम कण के रूप में दिखाई देगा, छोटे छोटे कण के रूप में हरे आपको दिखाई देंगे, क्या कहते हैं साथियों, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, समझ गए ना। क्लोरोप्लास्ट को हम बेसिकली हरित लवक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, अभी आगे कह रहा है कि स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो। अच्छा और भी कुछ ये बोल रहा था क्या इधर, 1 मिनट, हाँ चलिए, इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। अब क्या करा साथियों, रियो की पत्ती को जल में उबालने का है, उसमें क्या कहते हैं, हम सिंपल पानी में डाल दिए, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी में देखे तो उसमें हमें छोटे छोटे हरे कण दिखाई दिए, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता था, समझ गए ना। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम गर्म कर दे रहे हैं, कुछ मिनट तक क्या करें, जल में उबालो। अब रियो की पत्ती जब जल में उबाल देंगे, रियो की पत्ती को मान से लिए जो है जल में उबाला हुआ पत्ता है। अब अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो इसमें वो जो हरा कण दिख रहा था पहले, वो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि उबालने से इसकी कोशिका क्या होगी, मर गई। अरे भाई जब इसको उबाल दिए तो इसकी कोशिका क्या हो गई, मर गई, जब मर गई तो हमें इसमें नहीं दिखेगी, है ना। तो वही सिंपल यहाँ बात ये कह रहा है। अब रियो की पत्ती कुछ मिनट तक उबालिए, इससे पत्तियों की सभी कोशिका मर जाएगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो, स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी देखो क्या देखते हैं, क्या जीव द्रव कुंचन हुआ है। मतलब जीव द्रव कुंचन क्या होगा भाई, पहले उसके मर चुके वो, जब उसका मैंने गर्म किया, जब उसको गर्म किया तो उसके अंदर जो भी जीव द्रव था पानी का, पहले उसका ह्रास हो चुका है, पानी का क्या हो चुका है साथियों, उसमें ह्रास हो चुका है, पानी क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है। तो बोल सकते हैं जीव द्रव कुंचन ये कह रहा हुआ। तो जीव द्रव कुंचन कैसे हुआ साथियों, जब उसमें पानी का ह्रास ही हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं इसके अनुसार कि जीव द्रव कुंचन हो गया, जीव द्रव कुंचन हो गया। क्यों हो गया, जीव द्रव कुंचन का मतलब क्या, पानी का ह्रास, पानी का ह्रास, पानी की हानि, तो बोलेंगे जीव द्रव कुंचन हो गया। और यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जीव द्रव कुंचन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर, अगर ये तो पूछा नहीं है वैसे, यहाँ पर बोला जाए तो क्या होगा, जीव द्रव्य कुंचन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जीव द्रव्य कुंचन नहीं हुआ। कैसे हुआ, इसको हमने, इसकी कोशिका जिंदी है, इसकी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य मौजूद है, तो इसका कुंचन नहीं हुआ। जीव द्रव्य कुंचन मतलब पानी की मात्रा निकल जाना, पानी का हानि होना। तो यहाँ तो पानी का हानि ही नहीं हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में साथियों जीव द्रव्य कुंचन नहीं हुआ है, और जब उबालने पर जीव द्रव्य कुंचन हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ गए। अब ये देखिए क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। इस बात को ध्यान रखना। परासरण होता कब, परासरण कब होता है, जब जीवित रहता तब ना। जीवित कोशिका, जैसे पहला वाला क्या था, उबाले नहीं थे तो उसकी कोशिका जीवित थी, तो उससे क्या हुआ, परासरण की क्रिया साथियों उसमें हुई या नहीं हुई, तो वो डिपेंड करता है किधर जाएगा, जिधर जल ज़्यादा रहेगा उससे कम की ओर जाएगा। लेकिन जब मर जाएगी तो उसमें परासरण क्रिया होगी ही नहीं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। बात क्लियर है। बाकी परासरण मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हाईलाइट आपको कर दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं लेना। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अब देखिए
कम तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, मैंने पहले ही बता दिया है। कम तनु मतलब क्या हो गया, पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा क्या साथियों, ज़्यादा है, यानी कि कम तनु विलयन को आप अल्प परासरण दाब विलयन भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको क्लास लेक्चर नंबर 3 में ही बता दिया था कि अल्प परासरी, सम परासरी, अति परासरी क्या होता है। तो कोशिका भित्ति और क्या क्या करती है, जो पौधे की भित्ति हो, पौधा हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया होगा, इनकी कोशिकाओं को क्या करती है, बिना फटे बनाए रखती है, यानी कि फटने नहीं देती है, इसकी कोशिका को फटने नहीं देती है। समझ गए ना। आगे पढ़ते हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी ले लेती है। क्या करती है, पानी ले लेती है, कोशिका फूल जाती है। बताइए, ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया था। अरे मैंने नहीं बताया था, जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो वो कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। ये चीज़ मैंने कल ही बता दिया था, तो आज मैं नहीं बताऊंगा इस पार्ट को, ठीक है ना। कल मैंने इसको पूरा डिटेल में किया, अब आज अगर बताऊंगा तो पता चले 10-20 मिनट इसी में लग जाए, टॉपिक हमारा कवर ही ना हो। समझ के बात को ना, तो मैं इस चीज़ को बता दिया हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। और कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। अब देखिए, अब जो आगे पॉइंट है वो देखिए क्या कर रहा है, और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। अब जो कोशिका फूल जाती है वो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। यहाँ समझिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा से आसानी से सहन कर सकती है। देखिए ध्यान से, अंदर यहाँ ध्यान से, मैं थोड़ा पर एक चीज़ लिखता है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, ये कोशिका था, ये जंतु कोशिका मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसका केंद्रक है, और उसके ऊपर क्या होगा, बोलेगा सर कोशिका झिल्ली होगा, और कोशिका जंतु नहीं, पादप, जंतु कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के ऊपर मान लीजिए कि कोशिका भित्ति है। मानेंगे क्या होगा ही होगा, ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका, ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली, और ये हो गया कोशिका भित्ति, ठीक है ना। अभी क्या होगा इसमें, जब इस कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखें, किसमें रखें, अल्प परासरणी विलयन में रखें, अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो ये क्या होगी, ये कोशिका आपका फूल जाएगी। क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये फूल जाएगी साथियों, तो इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये जीव द्रव पर दाब लगाएगा। कौन, ये फूली हुई कोशिका जीव द्रव पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। क्या करेगा, दाब लगाएगा। तो अगर यहाँ पर दाब सह लिया, अगर कोशिका भित्ति दाब सह लिया तो ये नहीं फटेगा। अगर दाब नहीं सह पाया तो कोशिका फट जाएगी। तो वही ना बोल रहा है कि जो कोशिका भित्ति है क्या करता है, बिना फटे बनाए रखती है अल्प परासरी विलयन में, किसको, जीवाणु, कवक और बैक्टीरिया को। तो ये जो फूली हुई कोशिका जो दाब लगा रही है कोशिका भित्ति पर, तो कोशिका भित्ति भी दाब लगाती है हमारे फूली हुई कोशिका पर। समझ गए ना। इस तरह से कोशिका हमारा नहीं फटता। तो वही चीज़ साथियों यहाँ पर ये आपका साथियों यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है, ठीक है। और ये जंतु, और देखिए क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को, परिवर्तनीय माध्यम मतलब सिचुएशन के अनुसार, परिवर्तनीय माध्यम मतलब सिचुएशन के अनुसार, किसी समय एकदम कोशिका भित्ति को एकदम बहुत अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं उसको सतर्क रहना पड़ता है, कोशिका उस पर ज़्यादा दाब लगाएगा, है ना, तो कोशिका भित्ति अगर नहीं सहन कर पाएगा तो कोशिका फट भी सकती है। तो माध्यम चेंज होते रहता है। तो इस तरह से साथियों क्या है कि कह रहा है कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम सिचुएशन के अनुसार जो है जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। देखिए कितना बड़ा बात बोल जाइए। ये कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कारण, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कारण को जंतु कोशिका की अपेक्षा वो ज़्यादा सहन कर सकती है। कौन, कोशिका भित्ति। समझ गए ना बात साथियों, ये यहाँ पर ये कह रहा था। तो कोशिका भित्ति के बारे में साथियों मैंने आपको जो है पूरा आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, है ना, आसानी से। फिर केंद्रक के बारे में भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इतना रहते हैं, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो आपको पिछले वाला भी रिवीजन करने में मजा आएगा। जो हम पढ़ाते हैं तो पिछले वाला भी रिवीजन आप जरूर करिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना। और कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इतना छोटा वीडियो, इतना छोटा छोटा क्लास होगा तो कैसे सिलेबस खत्म होगा। तो भाई सिलेबस खत्म करना मेरी जिम्मेवारी है, तो उसके लिए आप टेंशन मत करो। जब हम देखेंगे कि पूरा एकदम बहुत कम समय आ गया तो उसके लिए दिन में 2 क्लास देंगे, तो काहे चिंता कर रहे हैं आप। तो उसके लिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, चीज़ें माइंड में एकदम फिट होती जा रही है ना। एक ही दिन में सब पढ़ा देंगे तो पूरा माइंड से बाउंस हो जाएगा। समझ गए ना बात को। खत्म करने का तो भाई हम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपको पता है कि हम एक वीडियो में ख़त्म करने वाले जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको अस्थिर से पढ़ा रहे तो अस्थिर से पढ़िए आप, ठीक है ना। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।